नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे और आज की क्लास में हम लोग आगे के फैक्ट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में 9 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखे थे। तो 10वां, जैसे अगर कभी रहे कि 1 से n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग यानी सभी सम संख्याओं के स्क्वायर का योग। अब 1 से नहीं भी दिया रहे, सिर्फ रहे कि n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे जहां n अंतिम सम संख्या है। अब n अंतिम सम संख्या होने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ रहे कि 1 से लेकर 7 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो 7 तो सम संख्या है नहीं, तो 7 से पहले कौन सी सम संख्या है? 6 है। तो इसका मतलब है कि 1 से 6 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग करना, यानी 2 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग। तो अगर 1 से n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे और n की जगह पे कोई सम संख्या ना देकर कोई विषम संख्या दिया हुआ रहे, तो आप लोग उससे ठीक पहले की सम संख्या को n लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यही है, यहाँ पे n का वैल्यू है 6, तो इसमें आप लिखेंगे 6 गुने 6 जोड़ 1 7 गुने 6 जोड़ 2 8 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, 7 8 56, यानी 1 से 6 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग 56 हो जाएगा। अब है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। इसके लिए यहाँ पे अलग फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, लेकिन आप इसको याद नहीं भी रखेंगे फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि अंतिम सम संख्या या सम संख्या का स्टैंडर्ड रूप 2n होता है। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ रहे कि प्रथम 3 सम संख्याओं के वर्गों का योग करें, तो प्रथम 3 सम संख्या का मतलब पहला 2 का स्क्वायर, दूसरा 4 का स्क्वायर, तीसरा 6 का स्क्वायर, ये हुआ प्रथम 3। अब आप प्रथम 3 है तो n की जगह पे 3 रख के इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ इसी फार्मूले को याद रखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रथम 3 सम संख्याएं दी हुई है, तो अंतिम सम संख्या यानी 2n होगा, और 2n यानी 2 गुना 3 बराबर 6। तो यहाँ से आप अंतिम सम संख्या 6 निकाल लेंगे और इस फार्मूले का यूज करके आप बना लेंगे, तो इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये है कि 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो जैसे 1 से n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला ये है, तो सेम फार्मूला 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग का भी है, लेकिन यहाँ पे n अंतिम सम संख्या थी और यहाँ पे n अंतिम विषम संख्या है। तो अगर आपसे पूछे कि 1 से 7 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसका मतलब n बराबर आपके पास 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। 7 गुने 7 1 8 गुने 7 2 9 बटे 6, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4 तिया 12 बर सते 84, तो ये हो जाएगा। अब अगला है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। फिर वही बात है कि अगर पूछा जाए कि प्रथम 4 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू 4 पुट करेंगे। 4 गुने 4 दूना 8 में 1 गया 7 गुने 4 दूनी 8 1 9 बटे 3, फिर 3 से 3 बार में 4 तिया 12 बर सते 84। लेकिन अगर आप ये फार्मूला याद नहीं भी रखते हैं फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
आपको पता है कि अंतिम विषम संख्या या विषम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n-1। तो आप अंतिम विषम संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रथम 4 विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो अंतिम विषम संख्या निकालना है तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। 4 दूनी 8 में 1 गया 7। तो यहाँ पे आप इस फार्मूले में 7 पुट करके बना सकते हैं, और हमने अभी 7 पुट किया हुआ था जिसका आंसर 84 आया था। अब आप लोगों ने पिछले क्लास और इस क्लास में दोनों क्लास को मिलाकर जितने फार्मूलों को पढ़ा, अगर इनमें आपको औसत पूछे, यानी औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, अगर आपको औसत पूछे, एवरेज पूछे, तो एवरेज होता है संख्याओं के योग में जब हम संख्याओं की कुल संख्या से भाग देते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है। तो जितना भी योग है, अब जैसे 1 से n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग है, अब इसका औसत पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, हम लोग n से भाग दे देंगे, n से n कट जाएगा, जो बच जाएगा वही औसत का फार्मूला हो जाएगा। फिर इसमें भी है, तो इसमें भी हम n से भाग देंगे, n से n कट जाएगा। तो अगर आपको औसत पूछे तो संख्याओं के योग में संख्याओं की कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो आप लोग खुद से इन सभी फार्मूलों का औसत लिख लेंगे, क्योंकि आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग भी पढ़ते हैं। क्या है भाई इसका रूल? जैसे जोड़ का नियम, सजातीय पद रहने पर, सजातीय पद का मतलब लाइक टर्म, लाइक टर्म। अब देखिए, आपको पता होगा कि चर क्या होता है। चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल, कांस्टेंट, अचर यानी कांस्टेंट। चर हम लोग उसको बोलते हैं ऐसी राशि जिसका मान गणितीय गतिविधि के दौरान बदलता रहता है, उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z, u, v डॉट डॉट डॉट। अचर राशि बोलते हैं ऐसी राशि जिसका मान गणितीय गतिविधि के दौरान नहीं बदलता है, उसे हम लोग अचर राशि बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, √3, √5, 0, -5, -7, ये सब अचर राशियाँ हैं। तो अगर हम लोग पद या टर्म की बात करें तो या तो केवल चर या केवल अचर, या फिर इन दोनों का गुणनफल या इन दोनों का भागफल टर्म कहलाता है या पद कहलाता है। तो हम लोग लाइक टर्म या सजातीय पद किसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए एक टर्म लेते हैं x और एक टर्म लेते हैं y, तो ये लाइक टर्म नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे भी लेते हैं x, तो ये लाइक टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ और पूछूं क्या ये लाइक टर्म्स हैं, तो नहीं। यानी चर राशि का पावर यानी घात सेम होना चाहिए, और अचर राशि कुछ भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लाइक टर्म्स होने के लिए चर राशि यानी वेरिएबल का पावर सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो। जैसे पावर सेम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है y का स्क्वायर, यहाँ पे है x का स्क्वायर, तो यहाँ पावर सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। लेकिन यहाँ भी अगर हम लोग y का स्क्वायर लगा दें तो ये फिर वेरिएबल भी सेम है और फिर पावर भी सेम है, तो इसको हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे। अब इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 5 हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सजातीय पद रहने पर समान चिन्ह वाले को जोड़ दिया जाता है तथा समान चिन्ह रख दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए 5 है और इसमें हम लोग 11 को जोड़ दें तो 11 5 16। अगर -3 है, इसमें हम लोग -4 करें तो यहाँ पे ये सजातीय पद है और समान चिन्ह भी है, तो इसको जोड़ देंगे 4 3 7 और समान चिन्ह रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -4 -7। अब जैसे एक एग्जाम्पल है 2x² + x²। तो यहाँ पहले देखिए ये लाइक टर्म्स हैं। अब इस x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और इस x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ है। तो पहले हम इस कोफिशिएंट को जोड़ लेते हैं, 2 1 3, और फिर जो हमारा चर पद है उसे लिख देते हैं x²। तो इसका जोड़ यही हो गया। अगर है -3x³ और -5x³ तो समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाले को जोड़ दिया जाता है, और ये लाइक टर्म भी है। तो दोनों के कोफिशिएंट को पहले हम लोग जोड़ेंगे, 5 3 8, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको लिख देंगे x³ और समान चिन्ह रख देंगे, तो -8x³। इसी तरह से घटाव का नियम है कि सजातीय पद रहने पर असमान चिन्ह वाले को घटा दिया जाता है तथा बड़ी संख्या का चिन्ह रख दिया जाता है। यहाँ पे है मान लीजिए -5 + 3, तो यहाँ पे असमान चिन्ह है तो घटा देंगे हम, 5 में 3 गया 2। बड़ा संख्या कौन सा है, 5 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब है मान लीजिए -5y² + 7y²। ये लाइक टर्म्स है। इस y² का कोफिशिएंट है 7 और इस y² का कोफिशिएंट है 5। और समान चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे, 7 में 5 गया 2, और जो है उसको लिख देंगे चर वाले पार्ट को, यानी वेरिएबल वाले पार्ट को। और यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का, प्लस चिन्ह दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है गुणा का नियम कि समान चिन्ह का गुणा जोड़ होता है और असमान चिन्ह का गुणा घटा होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि गुणा क्या होता है। गुणा जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म है जोड़ का। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 जोड़ 2 जोड़ 2, इसका मतलब है 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुने 3। अगर हम लोग लिखते हैं 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 4 बार, तो 3 कितनी बार है, 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 4। अगर हम लोग लिखते हैं कि 3 गुने -2, अब 3 को -2 बार कैसे लिखेंगे हम लोग, नहीं पता है हम लोगों को कि 3 बार, 3 को -2 बार नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग -2 को तो 3 बार लिख सकते हैं। तो -2 जोड़ -2 जोड़ -2 बराबर -6, तो यहाँ भी 3 दूना 6 -6। अब अगर 0 के साथ कोई गुना है, जैसे मान लीजिए 0 गुना 2 है, तो 0 को 2 बार हम लोग अगर जोड़ें तो 0 जोड़ 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 गुने -2 है तो 0 को -2 बार कैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे 0 गुना 2 था तो इसको हम लोग 0 को 2 बार जोड़ सकते थे, या फिर 2 को अगर 0 बार लें तो यानी 2 तो लिया ही नहीं गया है, इसका मतलब है 0। इसी तरह से अगर 0 को -2 बार नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग देखेंगे कि -2 को अगर 0 बार लें तो यानी कुछ नहीं लिया गया है, इसका मतलब है ये 0 है। तो अब हम लोग आते हैं गुणा के नियम पे कि समान चिन्ह का गुणा जोड़ होता है
और असमान चिन्ह का गुना घटा होता है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे -2 गुने -3, ये समान चिन्ह है, इसका गुना प्लस होगा, यानी +3 दूनी 6। अब ये कैसे हुआ, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर समान चिन्ह जैसे 2 गुने 3 बराबर 6, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा। और समान चिन्ह लेते हैं, जैसे मान लीजिए -2 है और इसको गुना करेंगे 3 से, तो असमान चिन्ह का गुना माइनस होता है, तो यहाँ -3 दूनी 6। फिर अब अगर हम लोग इसको प्लस इसको माइनस ले लें, यानी 2 गुने -3, तो फिर से असमान चिन्ह है, 2 तिया 6, और असमान चिन्ह का गुना माइनस होता है। गुना करने में हम लोग क्या करते हैं कि चर राशि को चर राशि के साथ में गुना करते हैं और अचर राशि को अचर राशि के साथ में गुना करते हैं। जैसे इसमें जैसे मान लीजिए हमको गुना करना है 2x × 3x²। अब यहाँ आपको पता है कि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको गुना कर सकते हैं। इसे जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, लेकिन गुना कर सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा, घटाएंगे तो यही रह जाएगा, लेकिन अगर गुना करेंगे तो अचर पद यानी कांस्टेंट वाले को साथ में गुना कीजिए, 3 दूनी 6, और चर पद को साथ में गुना कीजिए। अब x को हम लोग x² से गुना करेंगे, तो x का मतलब x² का मतलब x गुने x कितनी बार है, 3 बार, तो इसको लिखेंगे x³ x⁻3। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं x³, तो 3 दूना 6x³। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे a⁻n है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस या आधार, इसको बोलते हैं पावर या घात। तो जब ऐसे संख्या को आपस में गुना करेंगे और बेस समान होगा तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे a⁻n गुने a⁻m है, तो इसको हम लोग a⁻n जोड़ m कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6। अब यहाँ पे बेस समान है, यहाँ पावर में नहीं कुछ है तो 1 है, और पावर को जोड़ेंगे 2 1 3। इसी तरह से अगर दूसरी कोई संख्या है, जैसे है 7y⁻3 गुने 8y⁻4, तो 7 8 56, और y⁻3 y⁻4 बेस समान है, पावर को जोड़ देंगे, 4 3 7 y⁻7। तो गुना हम लोग ऐसे करते हैं, भाग भी ऐसे करते हैं। जैसे अगर भाग करना हो a⁻n बटे a⁻m, तो यहाँ पे भी बेस समान है, तो भाग में पावर को हम लोग घटा देंगे, a⁻n - m। इसको क्यों करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 2⁻3 को हम लोग 2 से भाग करें, इसका मतलब है 2⁻3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है। जैसे जोड़ का संक्षिप्त रूप गुना होता है, वैसे ही गुना का संक्षिप्त रूप घात होता है, पावर होता है। तो 2⁻3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और नीचे 2 है, तो इसको हम लोग कटाएंगे, 2 बार बचेगा। इसका क्या मतलब है कि 2⁻3 में हमने 1 को माइनस कर दिया, यहाँ बेस समान है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2⁻2, और यहाँ से 2⁻2। तो ये आप लोगों को पता होगा। इसी तरह से जैसे गुना है वैसे ही भाग है, तो भाग का नियम क्या है, समान चिन्ह का भाग जोड़ होता है। इसमें आइडेंटिकल वगैरह यानी लाइक टर्म है या नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि गुना करना है तो चिन्ह क्या होना चाहिए। अगर समान चिन्ह को गुना या भाग करना है तो फिर उसका गुना या भाग प्लस होगा।
अगर असमान चिन्ह का गुना या भाग करना है तो फिर उसका गुना या भाग माइनस होगा। तो यहाँ पे समान चिन्ह का भाग जोड़ होता है और असमान चिन्ह का भाग घटा होता है। तो अब हम लोग बिना संख्या के ऐसे ही लिखते हैं, जैसे प्लस को अगर किसी प्लस वाले संख्या से भाग दे दें तो जो भी भागफल प्राप्त होगा उसका चिन्ह प्लस ही होगा। अगर हम लोग माइनस वाले संख्या को किसी माइनस वाली संख्या से भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उसका चिन्ह भी प्लस ही होगा। अगर हम लोग किसी प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उसका चिन्ह माइनस होगा। अगर हम लोग किसी माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उसका चिन्ह भी माइनस होगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये चिन्ह समान है तो समान चिन्ह का भाग प्लस, ये चिन्ह समान है समान चिन्ह का भाग प्लस, ये चिन्ह असमान है असमान चिन्ह का भाग माइनस, ये चिन्ह असमान है असमान चिन्ह का भाग माइनस। अब हमने बोला था कि इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर इस पे हम लोग बात करते हैं कि ये माइनस गुना माइनस आखिर प्लस कैसे होता है। अब जैसे था -2 गुने -3 बराबर +6 कैसे आया इसको हम लोगों को देखना है। तो मैंने आपको बताया कि गुना जो है जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है। तो जैसे अगर 2 गुने 3 हो तो हमें पता है कि 2 3 बार है जोड़ के रूप में, यानी 2 जोड़ 2 जोड़ 2। वैसे ही अगर मान लीजिए -2 गुना 3 लें तो हम लोगों को पता है कि -2 जोड़ -2 जोड़ -2 3 बार है। अगर हम लोग 2 गुने 0 ले लें तो हम लोगों को पता है कि 0 जोड़ 0 2 बार है। या फिर 2 गुना 0 है यानी 2 0 बार है, इसका मतलब भी अगर हम लोग लें कि 2 0 बार यानी 2 को लिया ही नहीं गया है, यानी 2, इसका मतलब ये 0 है। इसी तरह से अगर हम लोग -2 गुना 0 लिखें तो 0 को -2 बार कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर -2 को 0 बार लें यानी नहीं लिया गया है, यानी क्या है 0 है। अब हम लोग आते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि -2 में आप जो है प्लस कीजिए 2 को, -2 में 2 को प्लस कीजिए तो आप बोलेंगे कि ये 0 है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप दोनों तरफ -3 से गुना कर दीजिए तो आप इधर -3 और इधर भी -3 से गुना करें। RHS तो हमें पता है कि -3 को अगर हम लोग 0 बार लें तो ये तो 0 होगा क्योंकि लिया ही नहीं गया है। अब इधर देखते हैं हम लोग -3 गुने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, -3 गुने -2 तो लिखते हैं -3 गुने -2, फिर प्लस है, फिर लिखते हैं -3 गुने 2 बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस है और ये तो हमें पता है कि -3 गुना 2 अगर है तो इसका मतलब है कि -3 जोड़ -3 2 बार है, इसका मतलब है ये -6 है। ये क्या है -6 है। और अगर ये -6 है और RHS में 0 है तो यहाँ पे ऐसा क्या आएगा कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, क्योंकि 6 में 6 घटाएंगे
तभी तो 0 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 6 आएगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि माइनस गुना माइनस प्लस क्यों होता है। छोटी सी बात थी, लेकिन शायद आप लोगों ने इसको कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो आज आप लोगों को पता चल गया कि माइनस गुना माइनस प्लस क्यों होता है, और बाकी तो आपको पहले से पता ही था। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग संख्याओं में भाग, संक्रिया और फिर विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।